हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर इंग्लिश। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और पुराने वीडियोज़ अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये एसएससी सीएचएसएल सीरीज़ 2020 है और उसी सीरीज़ का आज 10th पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 9 अगस्त 2021 को 9 to 10 AM में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। पेपर डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन है, मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप ही लोग ये बोलते रहते हैं कि सर आप कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बोलते। हालांकि आपका वीडियो जो है बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी भी एसएससी सीएचएसएल के वीडियो से नहीं मिलती है जितनी आपके वीडियो से मिलती है। वो चाहे आपका डिस्कशन का कराने का तरीका हो या फिर उससे रेलेवेंट जो पॉइंट डिस्कस करने का तरीका है, वो चीज़ एक पूरा कंप्लीट रिवीजन आपके वीडियो से मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि एक मोटिवेशनल लाइन हर एक वीडियो में एक मोटिवेशनल लाइन में बोलूँ। हालांकि मुझे शेरो शायरी करना आता नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, क्योंकि आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ तो आपको मदद मिल रही है। तो ये इसी रिस्पॉन्स पर आपके लिए मोटिवेशन लाइन में लेके आया हूँ कि कई बार होता है क्या है, हम एक कोई गोल अपना अचीव करने के लिए ना एक गोल सेट कर लेते हैं अपना कुछ अचीव करने के लिए। जैसे हमें एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब पानी है, तो हमें उसके लिए ना एक गोल सेट कर लिया है कि इसके थ्रू हम स्टडी करेंगे और ये सेटअप पैटर्न मेरा है और ऐसे मैं स्टडी करूँगा। वो तो ठीक है, आपने बना लिया, बट होता है कई बार है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कई बार डाउन हो जाता है, गिर जाता है। वो गिर कैसे जाता है, जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपके अच्छे नंबर आ गए, बढ़िया है, ठीक है, खुश हैं, लेकिन उसी दूसरे मॉक टेस्ट में आपके नंबर गड़बड़ आ गए, कुछ गलत हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है डाउन हो गया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये छोटी बातें होती रहती हैं, बट आप पढ़ते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिए और हमेशा कुछ ऐसा दिमाग में ज़रूर रखिए कि ताकि आप डिमोरलाइज ना हो, आपको लोग भटका ना पाएँ, बस ऐसा ज़रूर दिमाग में रखिएगा। तो ये उसी के लिए छोटी सी लाइन में कहीं से कॉपी पेस्ट किया हूँ। मेरा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे शेरो शायरी करना नहीं आता है, पढ़ाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बोला कि सर ये आपके वीडियो से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी बोल दिए हैं कि सर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं सीएचएसएल के, बट उतनी इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली जितनी आपके वीडियो से मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये लाइन है कि ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। मेरे ख्वाब बड़े हैं, मेरा सफ़र बड़ा है, तो मेरी चुनौतियां भी बड़ी ही होंगी। सबकी चुनौतियों से मेरी बाधाएं भी बड़ी होंगी, मेरी बाधाएं आएंगी, बट मैं उनके आगे घुटने नहीं टेकूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं बना के रखूंगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारी बाधाएं पार करके अपने उस गोल को अचीव करने में सफल हो जाएंगे। यकीन करिएगा अपने आप में। और एक चीज़ और, वन थिंग, आपके एक दिमाग में एक बात और रहनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। योर सिलेक्शन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक टैग लाइन आप बना के रख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि माई सिलेक्शन इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका सिलेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। तो पेपर डिस्कस करने से पहले ये बातें लोगों ने कहा था कि सर बोल दिया करिए, तो मैंने बोल दिया, बोलने की कोशिश की है। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कस करना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पेपर को। पहले ही क्वेश्चन है हमारा नरेशन का, फाइन करना है यहाँ पर। नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है आपको ना, तो ये सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट दे रखा है, माय नीस है ना, लिखा है कि माय नीस सेड आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। देखिए, जब भी नरेशन हो या एक्टिव पैसिव हो, सीधे आपका जो अटैक है वो किस पर होना चाहिए, वर्ब पर होना चाहिए और टेंस पर होना चाहिए। देखिए लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिव वर्ब हमारी पास्ट में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा, जरूर बदलेगा। तो आई हैव लिखा है यहाँ पर, आपको पता है आई हैव डिसाइडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए जहाँ हैड है वहीं पर आपकी निगाहें पहुँचनी चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है। देखिए माय नीस इज लिखा है यहाँ पर, गलत हो गया, काटो उड़ाओ। 3 में देखा हैव लिखा है, उड़ा दो, हटाओ। बिल डिसाइड लिखा है, हटा दो। आपके पास ऑप्शन सिर्फ कौन सा बचा, सेकंड बचा है, माय नीस। अब अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, माय नीस टोल्ड मी। देखिए यहाँ पर सेट के साथ ऑब्जेक्ट देना चाहिए था, सेट टू मी या कुछ ऐसे, तब बनता टोल्ड मी, हालांकि नहीं है तो उनके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। माय नीस टोल्ड मी दैट शी हैड, अब देखिए आई चेंज होगा माय नीस के अकॉर्डिंग तो शी बन जाएगा। अब हैव चेंज हुआ, हैड बन गया, शी हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ही आसान तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखिए लिखा है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, या तो रेडियो टेलीविजन जो प्रोग्राम प्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं, रेडियो जॉकी बोलते हैं, है ना।
जैसे हमारी में है, हमको जो पहले जीडी कराती थी, ग्रुप डिस्कशन कराती थी, तो वो आजकल है ना एफएम रेनबो में है, वो एंकरिंग करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अ पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो टेलीविज़न रेडियो प्रोग्राम और टेलीविज़न प्रोग्राम, उसको क्या बोला जाता है? अब बताइए, आप बताइए क्या बोला जाएगा? आइडल बोलोगे क्या? आइडल तो नहीं बोला जाता है। आइडल किस इंसान को बोला जाता है? आइडल बोलते हैं बेसिकली अ पर्सन हु इज़ एडमायर्ड, है ना। अ पर्सन क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु इज़ एडमायर्ड, एडमायर्ड, है ना। एडमायर्ड बोलो या फिर और लव्ड, है ना, उससे बोलते हैं। हर किसी का एक आइडल होता है, जैसे हम मतलब कोई किसी का कोई भी आइडल हो सकता है। आपके आइडल आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, आपका आइडल। तो आइडल, ये आइडल याद रखिएगा। अच्छा, आइडल के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, एक आइडल ये होता है IDOL, जो आपका आइडल होता है। एक स्पेलिंग आइडल ये होती है IDLE, सेम स्पेलिंग, सॉरी स्पेलिंग में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। इसका भी आइडल है, इसका भी आइडल है, बट इस आइडल का मतलब है लेजी, है ना, सुस्त। कई बार ये पूछा भी, ये डिफरेंस गया है ना, कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में दे देते हैं ये। तो आइडल, आइडल याद रखिएगा। तो आइडल भी इसका आंसर नहीं होगा। स्टार तो जानते हो, स्पीकर तो जानते हो, एंकर होता है ना। एंकरिंग तो होते हैं, एंकरिंग करना, एंकर होते हैं इस टाइप से। अच्छा, एंकर का एक मीनिंग तो ये होता है कि एंकरिंग करना। दूसरा एक और एंकर का मीनिंग होता है जहाँ पर जो नावें हैं ना, नाव, बोट, उनको बांध कर रखा जाता है, उसे भी एंकर बोलते हैं, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है ईडियम, हमें ईडियम फाइंड करना है। देखिए क्या लिखा है, कुक द बुक्स। अब जो अकाउंटेंट के स्टूडेंट होंगे उनको ज़रूर पता होगी कि बुक्स किसे बोला जाता है। अकाउंट में बुक्स को अकाउंटेंट में, यानी अकाउंट सब्जेक्ट में अकाउंट बोला जाता है ना, ध्यान दीजिएगा, अकाउंट्स बोला जाता है, तो बुक्स को अकाउंट में बोला जाता है। और कुक का मतलब होता है टू मैनिपुलेट समथिंग, टू मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेट? मैनिपुलेट का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मैनिपुलेट समथिंग, है ना। तोड़ मरोड़ कर मतलब कि कुछ ऐसा आंकड़े प्रस्तुत करना जो रियल ना हो, उसे बोलते हैं मैनिपुलेट कर देना, है ना। तो अब देखिए मीनिंग में मैंने बता दिया कि कुक का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट करना। बुक्स का मतलब होता है अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना, यानी कि अकाउंट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। इसके लिए एक और वक़ैब आती है, टू डिस्टॉर्ट द फिगर, टू डिस्टॉर्ट, DISTORT, डिस्टॉर्ट द फिगर, है ना। फिगर मीन्स होता है आंकड़े, जिसे बोलते हैं ना फिगर। तो डिस्टॉर्ट द फिगर भी कई बार पूछा गया है, इसका भी मतलब होता है आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, है ना, इस टाइप से। तो इसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ पाए होंगे ना। इसका मीनिंग है कि डिसऑनेस्टली चेंज रिटन रिकॉर्ड्स, डिसऑनेस्टली चेंज रिटन रिकॉर्ड्स, है ना, रिटन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स इन अ फाइनेंशियल, इन अ फाइनेंशियल अकाउंट। जैसे किसी अकाउंट में है, किसी फाइनेंशियल अकाउंट में है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देना, उसे बोलते हैं कुक द बुक। ध्यान दीजिएगा, ईडियम है, बहुत अच्छी है, कई बार पूछा भी गया है। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, टू फॉल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 2, टू फॉल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा ईडियम है, कई बार पूछा गया है। अच्छा इन द सेंस मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि ये कैसा भी हो, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया, इसलिए हम कह रहे हैं अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है एंटोनिम किसका, ब्रेवरी का। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है बहादुरी। तो अब आप एंटोनिम आपको फाइंड करना है यहाँ पर। बहादुरी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कावर्डिस हो जाएगा, जिसका बोलते हैं कायरता। कावर्डिस का एक और सिनोनिम होता है टिमिडिटी, टिमिड मीन्स होता है कायर, है ना, तो टिमिडिटी नाउन हो जाएगा इसका, टिमिडिटी, टिमिडिटी, है ना। तो कावर्डिस, कावर्डिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, क्योंकि ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरता और कावर्डिस का मतलब होता है कायरता, डरपोक जैसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। सिनोनिम देख लेते हैं ब्रेवरी के। ब्रेवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर करेज दे रखा है, सिनोनिम है, स्ट्रेंथ दे रखा है, सिनोनिम है, हेरोइज्म दे रखा है, सिनोनिम है। ये तीनों के तीनों ये सिनोनिम है किसके, ब्रेवरी के। और भी सिनोनिम अगर लिखना चाहो तो सुन सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि जो वर्ड आपको आता है उसे इग्नोर करिएगा, जो नहीं आता उसे नोट कर लीजिएगा। जैसे एक वर्ड होता है हार्डीहुड, कई बार आपने सुना होगा हार्डीहुड, है ना, हार्डीहुड। अगर नहीं सुना है तो जरूर इसे रखिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है। गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं ना, तो गैलेंट्री भी सिनोनिम इसका नाउन है, गैलेंट्री। गैलेंट्री की स्पेलिंग कई बार पूछी गई, याद रखिएगा। गैलेंट्री की स्पेलिंग कैसे पूछी गई, यहाँ तक तो बिल्कुल सही कर देंगे, और यहाँ पर TR की जगह पर A लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, है ना, ये बात याद रखिएगा, कई बार स्पेलिंग में पूछी गई है।
फोर्टिट्यूड वर्ड आपने सुन रखा होगा कई बार, बहुत ही अच्छा वोकैब है, मतलब बहुत ही सस्ता वोकैब मैं ऐसे बोलूँगा। ग्रिट भी कई बार पूछा गया है, ग्रिट भी बहुत ही लोकल वर्ड है, आपको ये वर्ड आने चाहिए। ग्रिट हो गया, तो इसके सिनोनिम मैंने बता दिए। कवर्डिस इसका एंटोनिम हो जाएगा, वही आपको आंसर है आपका। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक चारों ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड होगा जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया होगा, उसी को फाइंड करना है आपको। इंसिस्टेंस दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इंसिस्टेंस दे रखा है। क्या इंसिस्टेंस सही से स्पेल्ड किया गया है? बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, कोई एरर नहीं। इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब होता है जिद, जो जिद करते हो ना उसे बोलते हैं इंसिस्टेंस। टॉलरेंस बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। टॉलरेंस में ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है ये वर्ड, एक की जगह पर यहाँ पर ई लगा देते हैं, टॉलरेंस कर देते हैं, अच्छा लगता है बट वो गलत हो जाएगा। टॉलरेंस बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, कोई एरर नहीं है। और इसका मतलब होता है सहनशीलता। क्या होता है? सहनशीलता जिसे बोलते हैं, सहनशीलता। मैं शायद हिंदी ना लिख पाऊँ, सॉरी नहीं लिख पाऊँगा, बट मैं बोल दे रहा हूँ, इसे सहनशीलता बोलते हैं। परसिस्टेंस की स्पेलिंग गलत तरीके से स्पेल्ड की गई है। परसिस्टेंस में ए नहीं होता है, यहाँ पर ई होता है, याद रखिएगा। परसिस्टेंस PERSISTENCE होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका भी मतलब सेम मीनिंग होता है। फिलहाल हठ जैसे बोलते हो ना, बहुत ही हठी है, परसिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टबर्ननेस इसका सिनोनिम हो जाएगा परसिस्टेंस का। स्टबर्ननेस लिख दो, स्टबर्ननेस STUBBO आता है, ध्यान दीजिएगा। स्टबर्न है ना, BORN नेस, स्टबर्ननेस, ध्यान दीजिएगा इस टाइप से ना। तो ये होता है जिद्दी जिसे बोलते हैं, हठी जिसे बोलते हैं। तो परसिस्टेंस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यहाँ पर ए ना होकर ई होना चाहिए था, परसिस्टेंस है ना। बाकी ऑप्शन, इंड्योरेंस क्या होता है? इंड्योरेंस मीन्स होता है सहनशीलता। धीरज जिसे बोलते हो, धीरज, धीरज लिख सकते हो है ना, धीरज में लिख दूंगा, धीरज इसे बोलते हैं, धीरज। तो इंड्योरेंस हो गया, टॉलरेंस हो गया, एक दूसरे के सिनोनिम है। इंसिस्टेंस और परसिस्टेंस थोड़ा बहुत एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जिद्दी होना, हठी होना, एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है। तो परसिस्टेंस की स्पेलिंग हालांकि क्या होगी, ए की जगह पर ई होगी, परसिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एंटोनिम फाइंड करना है अगेन हमें क्लैंडस्टाइन का। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है छुपा हुआ। क्या होता है मतलब? छुपा हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है बच्चों, याद रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है। क्लैंडस्टाइन कई बार होता क्या है, अगर आपसे एडजेक्टिव पूछा गया है तो उसके एंटोनिम या सिनोनिम भी एडजेक्टिव ही होते हैं, वही आपको आंसर देना होता है, याद रखिएगा। तो क्लैंडस्टाइन क्या है? छुपा हुआ जिसे बोलते हैं, हिडन बोल सकते हो। बिल्कुल लोकल वर्ड अगर मैं बात करूं, जिनको कोई नहीं पूछता है ना, और ये आपको आने ही चाहिए। हिडन हो गया, आपने सीक्रेट सुन रखा होगा, सीक्रेट जैसे वर्ड आपको है ना, दुनिया जानती है सीक्रेट जैसे वर्ड, सीक्रेट हो गया, या फिर स्टिल्दी हो गया, दुनिया जानती है इस टाइप के वर्ड। अगर आपको ये वर्ड पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो सभी को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं। कुछ अगर अच्छा करना है, रिकॉर्ड बनाना है, अच्छे नंबर लाना है, तो फिर आपको अच्छे तरीके से और अच्छी वोकैब पर फोकस करना पड़ेगा। वोकैब के लिए मैंने बताया ना, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर PDF मिलती है मंथली वोकैब की, और वो उसमें कोई आपको चार्ज नहीं लिया जाता है। आप वोकैब अपना डाउनलोड कर लीजिए और अपना उनको अच्छे से पढ़िए। वोकैब के साथ साथ बहुत सारी वहाँ पर डेली न्यूज़ क्विज होती हैं, डेली बेसिस पर बहुत सारी जो अच्छी अच्छी क्विज़ हैं। पेपर मिलता है आपको बहुत सारा, मतलब जो भी आपको वहाँ से जितना जो कुछ अवेल कर पाओ आप अवेल कर सकते हो, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। तो ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए। मैं लिंक उसको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और डाल ही देता हूँ, हर एक वीडियो में डाल देता हूँ। तो उससे आप उस सुविधाएँ जो मिल रही हैं आप उनको अवेल करिए, क्योंकि ये सब कुछ अच्छी हैं आपके लिए, अच्छाई के लिए ही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लैंडस्टाइन मतलब कि छुपा हुआ। आप क्लैंडस्टाइन के सिनोनिम अगर देखना चाहो तो ये छोटे मोटे सिनोनिम मैंने आपको बता ही दिए। कुछ और सिनोनिम जैसे सरप्टिशियस एक वर्ड होता है, कई बार पूछा गया, अच्छा होता है। कोवर्ट, उससे पहले देख लीजिए, कोवर्ट दिमाग में आ रहा है, कोवर्ट होती है ना, ध्यान दीजिएगा, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सरप्टिशियस की स्पेलिंग कई बार पूछी गई, याद रखिएगा, क्योंकि जो बड़े वर्ड होते हैं कई बार स्पेलिंग उन्हीं की पूछी जाती है। सरप्टिशियस है ना, यहाँ पर TIOUS होता है। और पूछा कैसे गया है मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पर UUS है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टी, इस टी को गायब कर देंगे, यहाँ पर S लिख देंगे। सरप्टिशियस जैसे बोला जाएगा वैसे लिखा होगा, तो T होता है, S नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने ये लिखा है बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी गई है, सरप्टिशियस। इसके कुछ ईडियम आते हैं, बड़े ही अच्छे आते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, जैसे बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर, आपने सुन रखा होगा, क्लॉक एंड डैगर, CLOAK, क्लॉक एंड डैगर, DAGGER, क्लॉक एंड डैगर हो गया एक ईडियम। सेम मीनिंग वही होगा। हगर बगर आपने वर्ड सुन रखा होगा,
हगर बगर, सॉरी मगर, ये है हगर मगर, क्या गलत बोल दिया, सॉरी, मगर इस टाइप के इडियम हो गया, ये भी आपने सुन रखा होगा। हस हस आपने सुन रखा होगा, कहते नहीं हस हस मनी है, चुपके चुपके ना, हस हस हो गया इस टाइप से। अंडर द टेबल आपको पता ही होगा। कॉन्फिडेंशियल आपको पता है, नहीं पता है तो कॉन्फिडेंशियल लिख लीजिए। कॉन्फिडेंशियल हो ना, बहुत ही सीक्रेट, गोपनीय जैसे बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल है ना। कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ होती है, रिपोर्ट होती है, इस टाइप से कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ड्रेस्ड मतलब नहीं होगा यहाँ पर, ऑनेस्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम। एंटोनिम फाइंड करना था ना, क्लैंडस्टाइन वो जो चोरी छुप के कोई काम करे ना, छुपा छुपा कर। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी से, ओपनली है ना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओपेक मीन्स अस्पष्ट होता है, नॉट क्लियर, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर है ना, नॉट क्लियर, क्लियर स्पष्ट नहीं, उसे ओपेक बोलते हैं ना, अपारदर्शी जैसे बोलते हो, अस्पष्ट जैसे बोलते हो। हैवी भारी होता है, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है हमें इडियम। इडियम की मीनिंग बता है। टू कट कॉर्नर्स, व्हाट डू मीन बाय टू कट कॉर्नर्स, बेहद आसान है। टू कट कॉर्नर्स का मतलब जैसे कि ये रास्ता है, इस टाइप से ये रास्ता बना है ना, इस टाइप से, और ये ऐसे आपको जाना है, इस टाइप से आपको जाना है, यहाँ से ऐसे ऐसे। लेकिन आप क्या कर दिए, एक रास्ता शॉर्टकट है, ऐसे कर दिए, तो आपने ये दूरी तय करनी थी वो आपने तय नहीं की, और सीधे आप यहाँ से यहाँ इधर निकल आए, इसी कोने पे पहुँच गए यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं कट कॉर्नर्स है ना, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना, शॉर्ट तरीका बनाना, उसे बोलते हैं ना कट कॉर्नर्स बनाना। तो क्या हो जाएगा इसकी मीनिंग, टू टेक शॉर्टकट्स, टू टेक शॉर्टकट्स, टू टेक शॉर्टकट्स, अच्छे से सुनते रहिएगा। टू टेक शॉर्टकट्स टू सेव मनी और एफर्ट, टू सेव मनी और एफर्ट बाय फाइंडिंग चीपर है ना, बाय फाइंडिंग चीपर और ईजियर वे है ना, टू डू समथिंग। समझ में आ गया ना, ये इस टाइप से। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग, नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, उससे हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। टू कट कॉर्नर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें अगेन फाइंड करना है सिनोनिम एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णतया, एब्सोल्यूट है ना, जैसे बोलते हैं ना कि अभी देखो हाल ही में ये वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज में था, जब वो पाकिस्तान के जो पीएम के बारे में बात की जा रही थी कि वहाँ के पीएम की जो पावर्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। यानी एब्सोल्यूट कहने मतलब है कि पूर्णतः उनके जो पीएम है उनके पास पावर पूर्णतः नहीं है, यानी वो कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे अपना इंडिपेंडेंटली है ना, खुद के तरीके से स्वयं अपना कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये पाकिस्तान की जो न्यूज़ चल रही थी उस समय ये वर्ड खूब चल रहा था पेपर में। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णतः है ना, कंप्लीट। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है कि किसी भी इंसान को, किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी अधिकारी को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है। आप हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अपना प्रेसिडेंट भी हटाया जा सकता है और अपन पीएमजी भी हटाए जा सकते हैं, या फिर हमारा इलेक्शन चीफ कमिश्नर जो भी है सब हटाए जा सकते हैं। तो कोई किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ये कह रहा है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णता है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट है ना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाए, आउटराइट हो जाए, थर्रो हो जाए है ना, टोटल हो जाए, ये सारे के सारे सिनोनिम है। सो कंप्लीट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्योंकि हमें सिनोनिम फाइंड करना था। लिमिटेड नहीं है, कंडीशनल नहीं है ना, पार्शियल नहीं है, सारे के ये मीनिंग नहीं है। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है यही इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है एरर। ओके, देखते हैं जी। लिखा है द नीड टुडे इज़ फॉर बोथ साइड्स, द नीड टुडे इज़ फॉर बोथ साइड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड री एग्जामिन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नॉन फिनाइट का एक रूल लगा है कि जब दो नॉन फिनाइट इन्फिनिटिव फॉर्म्स कंजंक्शन एंड के साथ जुड़ी हो तो पहले वाले के साथ 2+B1 लगाते हैं, 2+B1 लगाते हैं, और दूसरे वाले के साथ सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। ये देखिए पहला तो रूल यहाँ पर बिल्कुल सही फिट हो रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। टू इंट्रोस्पेक्ट है एंड री एग्जामिन है। अगर यहाँ पर टू री एग्जामिन लिखा होता तो गलत हो जाती, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला तो ये रिवीजन आपका हो गया।
टू इंट्रोस्पेक्ट एंड री एग्जामिन द इशू, बिल्कुल ऑब्जेक्ट हो जाए। केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, बिल्कुल सही है। एंड रिजॉल्व इट अमिकेबली, अमिकेबली मतलब यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसका मतलब होता है बहुत ही सौहार्द तरीके से, प्रेम पूर्वक। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, समझिएगा। एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। क्या है एरर यहाँ पर? द नीड टुडे इज़ फॉर बोथ साइड ना होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए। अच्छा, मैं आपको इस पार्ट को समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से एक सेंटेंस ले रहा हूँ, ज़रा अच्छे से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कमल, अच्छे से समझेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैंने कहा कमल और फिर मैंने यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मैंने कहा कमल एन ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। एन देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, इतना मैंने लिख दिया कमल के बारे में, इतना मैंने कमल के बारे में लिख दिया। और फिर मैंने कहा हैज़, या फिर हैज़ की जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूँ इज़ अब्सेंट टुडे, इज़ अब्सेंट टुडे। अच्छे से समझिएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा बच्चों, भैया ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कमल एन ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज़ अब्सेंट टुडे, तो जो मैंने लिखा है एन ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, आपको नहीं नज़र आ रहा है कि ये कमल के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, कमल को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अगर ये पार्ट कमल को डिस्क्राइब करता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये उसका डिस्क्रिप्शन हुआ। डिस्क्रिप्शन को हम कई तरीके से बोल देते हैं, या तो ये एट्रीब्यूट हुआ, एट्रीब्यूट बोलते हैं ना, एट्रीब्यूट हुआ है, या तो इसे हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, अगर ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है तभी तो देखो ये जो वर्ब इज़ आई है एक्चुअल में कमल की है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर लिखा है द नीड टुडे। अब ध्यान दीजिए, द नीड टुडे, अब ये जो फॉर बोथ साइड्स है ये इसको डिस्क्राइब करना, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के लिए है। तो ये जो इज़ है यहाँ पर, ये एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए था। द नीड टुडे फॉर बोथ साइड्स इज़ टू इंट्रोड्यूस, इज़ टू इंट्रोस्पेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो इज़ टू इंट्रोस्पेक्ट है ये इसके साथ में होना चाहिए था, क्योंकि इन्फिनिटिव ना दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ कि आई एम टू गो दिल्ली, आई एम टू गो दिल्ली, मैं पढ़ाया हूँ अपने नॉन फिनाइट में, ध्यान दीजिएगा, आई एम टू गो दिल्ली, इस टाइप से मैंने वर्ड ये बोला है, आई एम टू गो दिल्ली, है ना, इस टाइप से मुझे दिल्ली जाना है, इसे प्लान होता है, ध्यान दीजिएगा। तो एम टू गो इस टाइप से, तो इज़ टू इंट्रोस्पेक्ट, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ दीजिएगा ये पार्ट पूरा इसना यहाँ आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, जो दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है। कहाँ पर? टू इंट्रोस्पेक्ट, इसमें नहीं, द नीड टुडे इज़ इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है पैसिव वॉइस। पैसिव और नरेशन के लिए मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपका सीधा अटैक कहाँ होना चाहिए, आपका सीधा अटैक होना चाहिए टेंस पर, वर्ब पर। देखिए लिखा है आदित्य पास्ड, आदित्य की बात की जा रही है, आदित्य पास्ड द ड्राइविंग टेस्ट क्वाइट ईजिली, काफ़ी आसान तरीके से उसे पास कर गया। तो पास्ट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज या वर होती है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के लिए। अब देख लीजिए, सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वॉज प्लूरल होगा तो वर्ब। अब देखिए क्या लिखा है, आदित्य सब्जेक्ट हो गया, पास्ट मेन वर्ब हो गई, पास्ट व्हाट द ड्राइविंग टेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्वाइट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गई, इजीली एडवर्ब हो गया। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे बोलते हैं। क्वाइट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो आदित्य पास द ड्राइविंग टेस्ट क्वाइट इजीली, ऑब्जेक्ट है हमारा द ड्राइविंग टेस्ट, उठा लो उसी को, और ड्राइविंग टेस्ट सिंगुलर है तो वॉज बन जाएगा। द ड्राइविंग टेस्ट वॉज पास्ट, बिल्कुल बना लो, कहाँ है देखो, इसमें क्या लिखा, द ड्राइविंग टेस्ट हैव बना दिया, गलत हो गया, टेंस नहीं बदलेगा पैसिव से एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में। और देखिए थर्ड वाले में क्या लिख दिया, पास्ट परफेक्ट बना दिया, गलत हो गया, वो भी पास्ट परफेक्ट का एक्टिव बना रहे हैं, वो भी उल्टा सीधा। द ड्राइविंग टेस्ट कुड पास्ड, ये कैसे हो सकता है भैया, बनाने वाले भी देख रहे हो कैसे बना देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, द ड्राइविंग टेस्ट वॉज पास्ड क्वाइट ईजिली बाय आदित्य, सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग, वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए जिसके पास शक्ति हो उसे क्या बोलते हैं? शक्तिमान बोलते हैं। गंगाधर शक्तिमान, याद आ रहा है ना, शक्तिमान बचपन वाला, वही शक्तिमान। तो ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनी वर्ड मैंने बता दिया है, ओमनी वर्ड अपने क्लास में मैंने रूट वर्ड पढ़ाया है। ओमनी मीन्स होता है ऑल इन ऑल, है ना, सर्वे सर्व जैसे बोलते हैं, सबसे सबसे बोलते हैं, सबसे। तो ओमनी मीन्स सर्वत्र जिसे बोलते हैं। अब पोटेंट लगा है, पोटेंट मतलब होता है शक्तिशाली, तो ओमनी सर्वत्र शक्तिशाली यानी सबसे शक्तिशाली, ऐसे याद रखना। ओमनी रूट वर्ड है, मैंने क्लास में कवर करा चुका हूँ इसे।
तो अब देखिए ओमनीपोटेंट का मतलब सब शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ओमनी मीन सब, सर्वत्र होता है। प्रेजेंट मीन मौजूद होना, जो हर जगह मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी, है ना, सर्वव्यापी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी, इस टाइप से। तो एक रूट वर्ड से कई सारी मीनिंग आपको कवर हो जाती हैं, क्लास में बता चुका हूँ, कवर करा चुका हूँ, रूट वर्ड से पढ़ाता हूँ, इस टाइप से। मल्टीलिंगुअल मतलब कि बहुभाषी, है ना, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो, उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल, है ना। मल्टीफेसेटेड, ध्यान दीजिएगा, मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है मल्टी फेस हो, जिसके बहुत सारे फेस हो, बहुआयामी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी, बहुआयामी, है ना, इस टाइप से। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ थोड़ा, बहुआयामी, है ना, इस टाइप से। जैसे मैं बोल सकता हूँ हैविंग मेनी एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड, मल्टीफेसेटेड इंसान होता है, हैविंग मेनी एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड, उसे मल्टीफेसेटेड बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है अगेन सिनोनिम फाइंड करना है पैरानॉइड। पैरानॉइड एक पैरानोइया डिजीज़ होती है जो मेंटल इलनेस होती है, दिमाग से जुड़ी हुई होती है, उसे पैरानोइया बोलते हैं। उसमें क्या होता है? भ्रम टाइप का होता है कि मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान है, कुछ तो है, भूत टाइप का, कुछ भी टाइप का, जो मुझे हार्म पहुंचा सकता है। वो भूत हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। कैसा कभी कभी लगता नहीं है कि यार वो, मुझे लगता है वो मुझे मार देगा या मुझे वो धमकी देगा, इस टाइप की जो फीलिंग आती है ना, उसे बोलते हैं पैरानोया। हालांकि वो सच नहीं होता है, कई बार सच नहीं होता है, तो उसे ये जो आपकी जो भावनाएं आती हैं उन्हीं को बोलते हैं पैरानोया। तो पैरानॉइड का मतलब होता है ना, क्या बोलेंगे उसे, सस्पिशियस होना, बिल्कुल, हाँ, संदिग्ध होना, उसे ही बोल देंगे, है ना, इस टाइप से। तो ये मेंटल डिजीज़ होती है, सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल इलनेस। इसमें ये आपको लगता है कि कोई आपको कोशिश कर रहा है धमकाने की, मारने की या हार्म पहुंचाने की, उसे बोलते हैं पैरानॉइड होना। तो सस्पिशियस होना, ध्यान दीजिएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम ही फाइंड करना है, अच्छा वर्ड पूछा गया है यहाँ पर। सस्पिशियस हो जाएगा, इनसिक्योर इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंग्जियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, अनईजी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर हो जाएगा। पैट्रोनाइजिंग का मतलब होता है संरक्षण करना, है ना, संरक्षित करना, उसे पैट्रोनाइज करना, पैट्रोनाइजिंग, संरक्षण देना या संरक्षक बनना, संरक्षक करना, उस टाइप से। कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं डाउट है तो आप फिर इसे गूगल कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सर समझ नहीं आया। इम्पेकेबल मतलब कि त्रुटिहीन, है ना, विदाउट एनी मिस्टेक, इम्पेकेबल होते हैं इसे। फॉल्टलेस जिसे बोलते हो आप, फॉल्टलेस, जो गलती ना करे, इम्पेकेबल, है ना, उस टाइप से। विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी मिस्टेक, उसे बोलते हैं इम्पेकेबल, है ना, इस टाइप से। सस्पिशियस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इनसिग्निफिकेंट जिसका महत्व न हो, तुच्छ जिसे बोलते हैं, है ना। नॉट इम्पॉर्टेंस जिसे बोलते हैं, नो इम्पॉर्टेंस, सॉरी, नो इम्पॉर्टेंस, नो इम्पॉर्टेंस, है ना। तुच्छ जिसे बोलते हैं, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, कोई महत्व नहीं है उसका। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक की बात की जा रही है, बताइए क्या होगा यहाँ पर। लिखा है दी हेड मास्टर डैश ऑन द स्टेज एंड गेव, अच्छा, द हेड मास्टर डैश ऑन द स्टेज एंड गेव अ शॉर्ट स्पीच, छोटा सा शॉर्ट स्पीच दिया, तो क्या हुआ? ऑन द स्टेज, स्टेज पर आए होंगे और शॉर्ट स्पीच दिए होंगे, यही तो बात कही जा रही होगी। प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड होता है जो नुस्खा देते हैं, जो डॉक्टर साहब नुस्खा देते हैं, जो पर्ची पे लिख देते हैं दवाइयों का नुस्खा, उसे बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड। तो हेडमास्टर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। स्टेज पर आने के लिए कौन सी मीनिंग होगी? रिमेंबर्ड क्या याद किया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिलाइटेड क्या बहुत ज़्यादा खुश हुए? नहीं। अपीयर्ड मौजूद हुए, है ना, उपस्थित हुए, तो उपस्थित होने के लिए हम लगाएंगे अपीयर्ड। सो ऑप्शन नंबर, ये तो बहुत आसान था। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द हेडमास्टर अपीयर्ड ऑन द स्टेज एंड गेव अ शॉर्ट स्पीच। अपीयर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, गेव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बात सही है, सब कुछ सही है। द हेडमास्टर अपीयर्ड ऑन द स्टेज एंड गेव अ शॉर्ट स्पीच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जंबल है। जंबल सॉर्ट करने के तरीके मैंने बताया था कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करना पड़ेगा जो पूरे पैसेज को इनिशिएट कर रहा हो। तो करना क्या होता है कि चारों ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ते हैं उसी हिसाब से, फिर आपको चारों ऑप्शन में
आपको ये डिड्यूस करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन जो है पैसेज को स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। इनिशिएट करने वाले पैसेज ज़्यादातर किसी न किसी प्रॉपर नाउन से स्टार्ट होते हैं, या किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हिज फादर, किसके फादर, तो हिज जो आया है ये कहीं ना कहीं किसी को तो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, किसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आया होगा। हिज फादर शिफ्टेड हिज ओन एम्बिशंस टू दोज ऑफ हिज सन्स। अच्छा, प्रोवाइडिंग बशर्ते हिम, प्रोवाइडिंग देते हुए हिम विद मॉडल्स एंड सपोर्ट फॉर हिज फर्स्ट एग्जीबिशन एट द एज ऑफ 13। अच्छा, ये बात की जा रही है। पैब्लो पिकासो, अरे सॉरी कैसे मैं प्रोनाउंसिएट कर गया। Pablo Picasso was the son of Jose Ruiz Blasco, a professor of drawing, and Maria Picasso Lopez। अच्छा, ये पैब्लो पिकासो की बात की जा रही है जो कि सन थे किसके, जोस रुइस ब्लास्को के और मारिया पिकासो लोपेज के। क्या कह रहा है, फ्रॉम दैट पॉइंट हिज एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट। बी से स्टार्ट करो क्योंकि बी के बारे में, बी से ये ना पैब्लो पिकासो के बारे में बात की जा रही है और उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, तो उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो बी से स्टार्ट करो। और बी से हमारे पास ये नहीं स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी से दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये नहीं स्टार्ट हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब बी से डी या बी से ए, तो बी से तो स्टार्ट होगा, बी के बाद देखिए ए आएगा, बी के बाद डी आएगा। डी में लिखा हिज अनयूजुअल अडेप्टनेस, अडेप्टनेस मीन्स होती है कुशलता। His unusual adeptness for drawing began to manifest, manifest means होता है उजागर करना, है ना, manifest itself early around the age of 10। अच्छा, जब वो 10 साल का हो तभी। when he became his father's pupil, जब वो अपने पापा का ही शिष्य बना, अपने पिता का ही शिष्य बना। pupil means होता है यहाँ पर शिष्य होना, शिष्य, तो ध्यान दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से बी के बाद डी आना चाहिए। इसके बाद लिखा है फ्रॉम दैट पॉइंट, उसी पॉइंट से, जब ये पॉइंट हुआ तभी पॉइंट से, फ्रॉम दैट पॉइंट हिज एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट विद व्हाट ही लर्नड एंड टू डेवलप न्यू एक्सप्रेसिव मीन्स क्विकली अलाउड हिम टू सरपास हिज फादर्स एबिलिटीज़। अच्छा, सरपास मतलब पार कर जाना, अपने पापा की एबिलिटीज़ को पार कर गया, तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि फिर डी के बाद सी होना चाहिए, तो बी डी पेयर किस में है, बी डी सी। बी डी सी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें हो जाएगा बी डी सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, बी डी सी ए, और फिर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर आप देखें तब भी एज 13 लिखा है, एज 10 लिखा है, तो पहले 10 आएगी फिर 13 आएगी, ये भी देखिए। तो डी के बाद ए ही आएगा, डी के बाद ए ही आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर एलिमिनेशन में भी यहाँ पर भी था, ए के बाद डी आया था जो कि गलत हो जाएगा, डी के बाद ए आएगा हर हाल में, तो डी के बाद भी ए आएगा, किस बीच में कहीं भी आ सकता है, डी के बाद ए आएगा। तो ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसे बोला जाता है। ये भी मैं सॉर्ट करने के तरीके में बता चुका हूँ, कैसे इसे सॉर्ट किया जाए, कैसे जल्दी सॉल्व किया जाए, तो ये भी कुछ तरीके होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमारा पैरा जंबल है, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए लिखा है कि ऑन ईदर साइड, मतलब किसी भी साइड में, ऑन ईदर साइड तो स्टार्ट नहीं होगा। देखिए ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रंक देर आर अ फ्यू स्कैटर्ड tufts of short grass। अच्छा, it is towards one of these fallen trees that I am now looking। A very violent cyclonic storm has struck the forest। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट करो, सी से स्टार्ट करोगे तो ए ख़त्म हो जाएगा, सी से बचेगा। A very violent cyclonic storm has struck the forest uprooting a number of trees। एक बहुत ही भयंकर तूफान आया जंगल में और कई सारे पेड़ों को उखाड़ दिया। अपरूट मतलब उखाड़ना, है ना, बहुत सारे असंख्य पेड़ों को उखाड़ दिया, उखाड़ फेंका, इस टाइप से। इतना भयंकर तूफान था, ध्यान दीजिए। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, साइक्लोनिक स्टॉर्म, इस टाइप से। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कह रहा है कि इट इज़ टूवर्ड्स वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज़। क्या सी के बाद डी लगाएंगे, द ट्रंक ऑफ द ट्री, नहीं, द ट्री मतलब कोई खास पेड़ की बात की जा रही है, तो ये नहीं होगा। बी देखिए, इट इज़ टूवर्ड्स वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज़, ये उनमें से कई जो गिरे हुए पेड़ों की बात कर रहा है। दैट आई एम नाउ लुकिंग, जिस पर जो मैं देख रहा था, जिस पर मैं देख रहा था, उस कई सारे पेड़ों में से जिस पेड़ पर आप देख रहे थे, उस पेड़ की ट्रंक, द ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी कि बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी आएगा। बी डी पेयर किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, द बी डी हो जाएगा, ध्यान दीजिए। द ट्रंक ऑफ द ट्री इज रिप्ड अपार्ट, रिप्ड अपार्ट मतलब फाड़ देना, इस टाइप से, दो पार पकड़ देना, इस टाइप से फाड़ देना, फाटे हुए फटे हुए थे ना। एंड द ब्रांचेज आर लाइंग ऑल अराउंड इट, और जो उसकी ब्रांचेज थी, जो उसकी शाखाएं थी, वो इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रंक, ट्रंक में होता है तना, बेसिकली बोलते हैं ना। देयर आर अ फ्यू स्कैटर्ड टफ्ट्स,
टफ्ट्स क्या होता है बताइए ज़रा, टफ्ट्स की मीनिंग क्या होती है बताइए। गुच्छे होते हैं जैसे ना बहुत सारे, जैसे पत्तियों के गुच्छे टाइप का, इस टाइप से, उससे टफ्ट्स बोलते हैं, शॉर्ट ग्रास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, CBDA, CBDA ऑप्शन नंबर, CBDA, सॉरी CBDA, CBDA किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें आपको फाइंड करना है एरर। डॉक्टर्स से दैट, डॉक्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर्स से दैट होम आइसोलेशन क्या है, नाउन है, ध्यान दीजिएगा। इज मेन वर्ब है। फार मोर, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था मोर इफेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले फॉर पॉजिटिव डिग्री है। किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री मॉडिफाई कर सकती है, डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, डबल पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं, बट एक कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री मॉडिफाई कर देती है। और मैंने ये भी आपको पढ़ाया था, जब भी कंपैरेटिव डिग्री को ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगाइएगा। तो फार मैंने पढ़ाते समय भी बताया था फार के बारे में, तो यहाँ पर फार बिल्कुल सही है। फार मोर इफेक्टिव दैन हॉस्पिटलाइज। अब देखिए, मैंने ये भी बात आपको बताई थी कि कंपैरिजन शुड बी इन सेम कैटेगरीज। अगर नाउन का कंपैरिजन कर रहे हो तो नाउन के साथ करो, ऐसे नहीं कहते ना कि कंपैरिजन, मैंने बताया था ना, शुड बी सेम कैटेगरीज, नाउन का नाउन के साथ करो। तो यहाँ पर लिखा है होम आइसोलेशन, समझ रहे होंगे आपने, होम आइसोलेशन लिखा है, तो इसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं हॉस्पिटलाइज से। हॉस्पिटलाइज तो मेन वर्ब है, यानी सॉरी वर्ब है, यहाँ पर हॉस्पिटलाइज क्या है, वर्ब है। तो नाउन का कंपैरिजन आप वर्ब से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन शुड बी इन सेम कैटेगरीज। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पर दैन के बाद यहाँ पर नाउन होना चाहिए था। तो हॉस्पिटलाइज को नाउन बना दो। अब हॉस्पिटलाइज को नाउन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन, है ना, क्या हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन, ये होना चाहिए। अब ये नाउन बन गया है ना, अब ये नाउन बन गया, अब ये सही हो जाएगा। तो नाउन टू नाउन कंपैरिजन हो जाएगा, कंपैरिजन भी सेम कैटेगरी में हो गया, आपका आंसर भी हो गया। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर से दैट होम आइसोलेशन इज़ फार मोर इफेक्टिव, बहुत कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है देन हॉस्पिटलाइजेशन इन केस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन। बहुत हल्का फुल्का अगर इन्फेक्शन हो तो बेटर यही है कि उसे होम आइसोलेशन कर दिया जाए, रादर आप उसे हॉस्पिटलाइज कर दें या हॉस्पिटल में रखें। तो ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर होम आइसोलेशन का कंपैरिजन हॉस्पिटलाइजेशन से होना चाहिए, नाउन का कंपैरिजन नाउन से होना चाहिए, बात याद रखिएगा। तो बेहद आसान था, किस में होगा, देन हॉस्पिटलाइज की जगह पर देन हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड करना है, फिलर की बात की जा रही है। हैव यू थॉट अबाउट दैट, हैव यू थॉट अबाउट द, क्या आपने कभी सोचा है, क्या सोचा है, ऑफ द रिसेंट डिसीजंस यू टूक, जो आपने हाल ही में डिसीजन लिए हैं उसके बारे में। तो हाल ही में जो डिसीजन लिए होंगे तो उसके कुछ रिजल्ट के बारे में सोचे होंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। हैव यू थॉट अबाउट, है ना, रिसेंट डिसीजंस यू टूक, तो क्या हो जाएगा बताओ, जो आपने हाल ही में डिसीजन लिए होंगे, डिसीजन लोगे तो उसका कोई आउटकम आएगा, आउटकम बोले तो रिजल्ट, रिजल्ट बोलते तो रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन को बोल सकते हैं आप रिपरकशन, रिपरकशन को बोल सकते हैं आप कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैंने बहुत सारे सिनोनिम बता दिए इसी बहाने। तो हैव यू थॉट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम के बारे में क्या आपने सोचा है, जो आपने हाल ही में डिसीजन लिए हैं उसके जो परिणाम होंगे, क्या परिणाम होंगे, कैसे होंगे, क्या उनके बारे में भी सोचा है, ये आपसे इंट्रोगेट किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सेस नहीं होगा, जटिलताएँ नहीं होती हैं डिसीजन की। कंसर्न्स, चिंताएं भी डिसीजन की नहीं होती हैं। कंसर्न्स इंसान होते हैं, चिंता इंसान करते हैं, है ना। कंक्लूजन नहीं यहाँ पर बात की जा रही है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में लिखा है हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग। मैंने 1000 बार बताया है कि हैव की किसी भी वर्ब के हैव की फॉर्म के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखिएगा। तो हैव यू नॉट इंटरफेयरिंग कब से आने लगा, ये तो पहली एरर है। दूसरी बात यह समझिएगा, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर सिंपली मैं एरर बता रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंस आपको क्लियर करके बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा है हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग, हालांकि बहुत सारे लोग पता कर गए होंगे क्योंकि ये बेहद आसान है, सभी को पता है, कुछ आए ना आए बट कंडीशनल सेंटेंस आपको पता ही होते हैं क्योंकि पढ़ाए जाते हैं। बट पढ़ाने के तरीके मेरे अलग हैं, दूसरों के तरीके अलग हैं। भाई सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सभी के तरीके अच्छे हैं, बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, टेक्निकल बेस पे है, लॉजिकल बेस पे है, रूल बेस पे नहीं होता है। तो हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड, है ना, इंटरफेयर्ड, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यहाँ पर इंटरफेयरिंग कभी नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आती है हेड के साथ,
हैड के साथ हैज़ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखिएगा। सो हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। देखिए हमारा कंडीशन सेंटेंस है, अगर आपने इंटरफेयर ना किया होता मेरे अफेयर्स में, मेरी बातों में, अगर अपनी टांग ना अड़ाई होती, आई वुड हैव बीन इन द यूएस नाउ, मैं अब तक यूएस में होता। इसका मतलब है आपने टांग अड़ाई थी, मैं यूएस में नहीं गया, मीनिंग तो यही निकल के आई है ना। कंडीशन सेंटेंस पढ़ाते समय बड़ा मजा आता है, आपको जरूर पढ़ाऊंगा। अगर आप किसी को पढ़ना है तो मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, हालांकि मैं क्लास में तो पढ़ाऊंगा ही, अभी आएगा। हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड इन माई अफेयर्स आई वुड हैव बीन इन द यूएस नाउ, मैं यूएस में होता। ऐसा हुआ नहीं है ना, कंडीशन सेंटेंस होते ही ना, कंडीशन ये हाइपोथेटिकल बातें होती हैं आपकी, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती हैं, उल्टा होता है कि काश ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, यानी कि जो हुआ था और उसके अगेंस्ट हुआ था, जो आपकी सोच थी उसके अगेंस्ट हुआ था, सॉरी, है ना, इस टाइप से। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड बताना है जो आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है, बताइए भैया। इनकरेक्टली, असिमिलेट का मतलब क्या होता है, शामिल करना जिसे बोलते हैं, है ना। कॉमिंगल करना, याद रखना, कॉमिंगल मतलब आपने पता है, कॉमिंगल इसका सिनोनिम होता है, कई बार पूछा गया है। कॉमिंगल, कॉमिंगल करना, अरे अमलगमेट आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, वही है सेम। कॉमिंगल, अमलगमेट, 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 इसी से अमलगमेशन बना है ना, इस टाइप से। तो असिमिलेट इस बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, कोई एरर नहीं। एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन है, बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है, कोई एरर नहीं है। रीडेबल जो पढ़ने योग्य हो, कई बार पूछा गया है। एबल टू बी रेड, है ना, ये कई बार पूछा गया है। एबल टू बी रेड, वन वर्ड में पूछा गया है, एबल टू बी रेड, है ना, एबल टू बी रेड, एबल टू बी रेड, उसे बोलते हैं क्या, रीडेबल बोलते हैं। रीडेबल की स्पेलिंग कई बार पूछी गई है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ई लगा देते हैं, यहाँ पर सॉरी ई लगा देते हैं, गलत है। एक्नॉलेज की स्पेलिंग नॉलेज से याद रखिएगा, एक्नॉलेज होता है ना ACKNOWLEDGE होता है, यानी जी के पहले आपको डी लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज, तो डी लगाना पड़ेगा, डी इन्होंने गायब रखा था, उसी को आपको रखना पड़ेगा। नॉलेज से याद रखो इसे, बहुत ही आसान है, एक्नॉलेज हो जाएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है। समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग, अच्छा, लाइकिंग मैंने बताया था कई बार कि सेंटेंस में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के अगर वर्ब की ING फॉर्म आ रही है तो या तो जीरन बनेगी या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बन रही है ना, तो ये कुछ भी नहीं बन रही तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा क्या है, लाइक है, सॉरी फैमिली है। अगर फैमिली सब्जेक्ट तो उसके साथ वर्ब आनी चाहिए। अब वर्ब दो यहाँ पर, तो फैमिली पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम टाइप्स, यहाँ पर क्या है भैया, सम टाइम्स यहाँ पर एडवर्ब है, इसका मतलब है ओकेजनली। एक वर्ड होता है सम टाइम, सम टाइम, है ना, एक वर्ड होता है सम टाइम्स, सम टाइम्स, दोनों में डिफरेंस है, ये भी एडवर्ब है वो भी एडवर्ब है। इसका मतलब होता है एट सम पॉइंट, कुछ समय के लिए, एट सम पॉइंट, है ना, कुछ समय के लिए। और इसका मतलब होता है ओकेजनली, ओकेजनली की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, OCCA, ओकेजनली, SIONALLY, है ना, ओकेजनली मतलब कि कभी कभी, इस टाइप से ना, जैसे कभी कभी बोलते हैं। तो ओकेजनली द फैमिली लाइकिंग ना हो जाकर क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओकेजनली या फिर समटाइम्स द फैमिली लाइक्स, क्योंकि फैमिली सिंगुलर है तो लाइक से हेल्प, सॉरी मेन वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। सम टाइम द फैमिली लाइक्स नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, सम टाइम इन्होंने नहीं बदला दिया, इन्होंने तो बदल ही दिया इसी को, इसको नहीं बदलना है। सम टाइम्स द फैमिली आर लाइक तो कुछ होता नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन जो लिखा है वो गलत है, तो ये सब गलत है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, सम टाइम्स द फैमिली लाइक्स, है ना, टू प्ले अ गेम टुगेदर आफ्टर डिनर। कई बार मतलब कभी कभी ऐसा अवसर पर ना, ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कि जो परिवार है वो गेम खेलना पसंद करता है डिनर के बाद, तो ये बात कही जा रही है, तो कभी कभी, है ना, समटाइम्स। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के तरीके मैंने बताया है कि पहले आप एक बार पढ़ जाइए बिना ऑप्शन फिल किए हुए, तो उससे क्या होता है कि आपको जो माइंडसेट है वो आपका थोड़ा सा ऑप्शन पिकअप करने की कोशिश करता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी इस पर हो सकती है, और टाइम कैसा है, और सॉरी हाँ उसका टाइम क्या है, टेंस क्या है, उसका मूड क्या है, इस टाइप से।
कंजिरापल्ली हैज़ दी, कंजिरापल्ली केरल का प्लेस है, ध्यान दीजिएगा। कंजिरापल्ली हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ रेनी डेज। अच्छा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेनी डेज है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, केरल की बात की जा रही है। तो कंजिरापल्ली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेनी डेज। रेनी डेज मतलब कि बरसात के दिन। अच्छा, रेनी डेज उसका भी एक होता है कि मुसीबत का दिन बोलते हैं ना, मुसीबत के दिन बोलते हैं, उससे भी रेनी डेज बोला जाता है। तो यहाँ पर मुसीबत के दिन नहीं, यहाँ पर बारिश के दिन की बात की जा रही है, बरसात के दिन। एक गाना है ना, सॉन्ग है, याद आ गया। कंजिरापल्ली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेनी डेज इन केरला। इट रिसीव्स, इट किसका प्रोनाउन है, इस कंजिरापल्ली का है, ध्यान दीजिएगा। इट रिसीव्स द हाईएस्ट डैश ऑफ समर रेन्स, विंटर रेन्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून्स इन केरला। बात की जा रही है, इट रिसीव्स द हाईएस्ट, क्या हाईएस्ट रिसीव करता है, जब जाहिर सी बात है यहाँ पर रेनी डेज ज़्यादा होते हैं तो क्या रिसीव करेगा, नंबर रिसीव करेगा। क्या बरसात के कोई नंबर होते हैं, संख्या होती है, नहीं, अमाउंट होती है, बिल्कुल मात्रा होती है, बरसात की मात्रा होती है। एक्सपेंस विस्तार नहीं, एक्सटेंट मीन्स होती है हद, है ना, एक्सटेंट भी नहीं होती है यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। क्या होगा, इट रिसीव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ समर रेन्स, विंटर रेन्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून्स इन केरला। सेकंड बढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है क्लोज टेस्ट करने का। फिर लिखा है केरला, मेकिंग इट वन ऑफ द वेरी फ्यू। अब देखिए लिखा है मेकिंग हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ना जीरन से, मेकिंग इट वन ऑफ द फ्यू। अब देखिए वन ऑफ द फ्यू लिखा है, इसी समझिएगा। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है प्लूरल होता है, ध्यान दीजिएगा। दो रीजन से यहाँ पर प्लूरल आप लगा सकते हैं। एक तो ये भी है कि फ्यू के बाद जो भी आता है नाउन वो काउंटेबल होता है और प्लूरल कैटेगरी में आता है, ये भी याद रखिएगा। तो मेकिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, मेक नहीं होगा, मेड नहीं होगा, मेक्स नहीं होगा। सो मेकिंग इट वन ऑफ द वेरी फ्यू व्हाट डैश इन इंडिया एंजॉइंग इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट। making it one of the very few, making it one of the very few, मेकिंग इट वन ऑफ द वेरी फ्यू। जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, स्पेस सिंगुलर है, गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखा जाए तो, मतलब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, दिमाग ना लगाया जाए तो, स्पेस सिंगुलर है गलत है, प्लेस सिंगुलर है गलत है, स्पॉट सिंगुलर है गलत है, प्लेसेस सही हो जाएगा जो कि दे रखा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, है ना, बिल्कुल दे भी रखा है ऑप्शन। तो मेकिंग इट वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया एंजॉइंग इक्वेटोरियल, है ना, इक्वेटोरियल एंड फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट विद नो ड्राई सीजन। अब देखिए विद नो ड्राई सीजन, जाहिर सी बात जब रेनी डेज ज़्यादा हैं केरला के इस कंजिरापल्ली में, तो यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट रीजन, है ना, ड्राई रीजन नहीं है कोई, मतलब ना एकदम स्पष्ट ड्राई क्षेत्र नहीं है, सूखा क्षेत्र नहीं है, उस बात की जा रही है। अगर उसी फील्ड की बात की जाए, उसी एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट हो जाएगा। मैं डिस्टिंक्ट कैम बोल दूँगा क्योंकि इससे पहले मैंने गो थ्रू कर लिया था इस पैसेज को। विद नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, इंडिविजुअल थोड़ा ना होता है, इंडिविजुअल ड्राई सीजन की बात नहीं करेंगे, सो इंडिविजुअल खत्म हो जाएगा, डाइवर्जन नहीं, डाइवर्स नहीं, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, स्पष्ट। तो विद नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, अगर देखो कोई ऑप्शन अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको मूव कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ने के बाद जब आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो विद नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, है ना, द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पैटर्न ऑफ कंजिरापल्ली इज द डैश रीजन। क्या रीजन है, इज द डैश रीजन, पूरा पढ़ लें। इज द डैश रीजन फॉर द फिनोमिनन ऑफ हाई ईल्ड, ईल्ड मीन्स होती है क्रॉप में मतलब पैदावार जिसे बोलते हैं, है ना, पैदावार करना, ऑफ लैटेक्स फ्रॉम रबर प्लांटेशन इन अराउंड द टाउन। अच्छा, ये क्या है, मेन रीज़न है, उसका मुख्य रीज़न है कि जो रबर प्लांटेशन है बहुत ज़्यादा उसके ज़्यादा पैदावार होती है, तो उसका क्या है, मेन रीज़न है, प्राइमरी रीज़न है, माइनर छोटा रीज़न नहीं है, इनसिग्निफिकेंट तुच्छ रीज़न नहीं, इनिशियल प्रारंभिक रीज़न नहीं है, ये उसका मुख्य रीज़न है, प्राइमरी रीज़न है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सो इसी के साथ हमने एक और पेपर डिस्कस कर लिया, 25 क्वेश्चन हमारे हो गए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपको भरसक प्रयास भी कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दें, सोल्यूशन दें, और आपसे बस यही उम्मीद है कि आप हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट दें। आप रिजल्ट देंगे तो हमें खुशी होगी, और आपको कुछ अगर ज़रा से भी हेल्प मिल रही है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा। आपका काम क्या है, दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करिए वीडियो को और उन्हें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को आप देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक और कमेंट ही मेरे मोटिवेशन होते हैं। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो आप ऐसा लगता है कि बस आए देख गए चले गए, आए देख गए चले गए, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा तो इतना ज़्यादा सेल्फिश होना बहुत ही आपके लिए खतरनाक हो सकता है ना। आप इतना ज़्यादा सेल्फिश ना हो, थोड़ा सा अगर आप वीडियो को देखते हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट में कुछ भी लिख दिया करो, अच्छा ख़राब जो आपको लगता है, जैसा लगता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस इतना ही कहना था कि आप लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, इतना ज़रूर कर दिया करो, आपकी मदद हमारे लिए मोटिवेशन होगी।
जैसे मैं मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइन लाता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ, पेपर डिस्कस कराता हूँ, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मुझे मोटिवेट रखें। तो कुछ ऐसा करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे और मैं वीडियो बनाता रहूँ इसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी रखिएगा अपना, और कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिएगा। जितना भी आपने पढ़ रखा है, जो भी आपने पढ़ रखा है, सबसे अच्छा पढ़ रखा है, सर्वोत्तम पढ़ रखा है, आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। और जो ड्रॉबैक्स हैं, जो आपके ग्रे एरियाज़ हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उनको ज़रूर कवर करने की कोशिश करिए। अगर टाइम नहीं है तो फिर से अच्छे से रिवीजन करिए, और जो टॉपिक छूट गया उसे जाने दीजिए। फिर आप मेंस जब देखेंगे, हालांकि ये CHSL है, इसमें तो यही होगा पेपर, इसके बाद तो टाइपिंग स्किल टेस्ट होती है। बट CGL की अगर मैं बात करूँ तो पहले पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद और कवर करने की कोशिश करिएगा। तो डेली लगातार बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।